हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 70। रिमा जी उनसे झिझकते हुए बोली, वो दरअसल सर, मुझे वॉशरूम जाना था। मैं इसलिए उठ रही थी, पर अब दर्द के कारण लगता नहीं कि जा पाऊंगी। और ये कहते हुए उन्होंने अपने जख्मी पैर को पकड़ लिया, जो इस वक्त काफी दर्द कर रहा था। वो ये सोच ही रही थी कि वो कैसे जाएगी कि तभी सौरभ जी ने एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया और बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। उनके उठाए इस कदम से रिमा जी एकदम हैरान रह गई और हैरानी से उन्हें देखती रही। पर फिर उन्होंने अपने होश को संभाला और सौरभ जी के बाहों में कसमकसाते हुए उनसे बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर? उतारिए मुझे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? प्लीज उतार दीजिए, मैं चल लूंगी। लेकिन सौरभ जी के कानों में तो जैसे उनकी कोई बात पड़ी ही नहीं। उन्होंने उन्हें ठीक वॉशरूम के दरवाजे पर लाकर उतारा और बोले, कोई क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा, उसके बारे में सोचने से बेहतर होगा कि अपने दर्द, अपने तकलीफों का सोचो। अपने बारे में सोचो रिमा। अब यहाँ ज्यादा देर खड़ी मत रहो और अंदर जाओ। हो जाए तो आवाज दे देना, ले जाऊंगा वापस। और ये कहते हुए वो वहीं खड़े हो गए। तो रिमा जी भी मजबूरन धीरे धीरे वॉशरूम में चली गई। पर काफी वक्त तक जब उनकी ओर से कोई आवाज नहीं आई तो सौरभ जी बोले, देखो रिमा, मैं जानता हूँ तुम्हारा हो गया है, तो दरवाजा खोलो, नहीं तो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा देर तुम्हारा खड़ा रहना बिल्कुल सही नहीं है अभी। उनके ये कहने की ही देर थी कि कुछ पल बाद दरवाजा खुल गया। फिर वो अंदर गए और रिमा जी को वापस उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद उनकी तरफ देखने लगे, जो आंखों में ना जाने कितने सवाल और जज्बात लिए उन्हें ही देख रही थी। सौरभ जी भी उनकी आंखों में दिख रहे सवालों को बखूबी पढ़ पा रहे थे। तो वो एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोले, काश कि तुमने वो सवाल नहीं पूछा होता रिमा, तो अभी सब कुछ नॉर्मल होता। जानता हूँ तुम नॉर्मल बिहेव करना चाहती हो, पर नहीं कर पा रही, और मैं तुम्हारी दुविधा समझ भी सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि चाह कर भी तुम मुझे नहीं अपना पाओगी, और मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इस घर को छोड़ने का कभी सोचना भी मत। याद रखो, तुमने मुझसे वादा किया है। खैर, रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। ये कहते हुए वो उन्हें ब्लैंकेट उड़ाकर और कमरे की लाइट बंद करते हुए जज्बातों के भंवर में उलझे रिमा जी को छोड़ वहां से चल दिए। वहीं उनके जाते ही रिमा जी की आंखों से वापस आंसू बहने लगे और वो इसी तरह दरवाजे की तरफ तकते तकते नींद की आगोश में समा गई। यूं ही दिन बीतने लगे। जहां एक तरफ वंश और रिवा की नजदीकियां बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर सौरभ जी और रिमा जी ना चाहते हुए भी एक कश्मकश में घिरे हुए थे। इसी तरह आया वंशिका और दर्श की सगाई से पहले वाला दिन। दोपहर का वक्त, सिसोदिया ग्रुप के ऑफिस में। दर्श वापस आ चुका था और अपने कैबिन में बैठे कोई फाइल देख रहा था कि तभी वंशिका अपने हाथ में एक खूबसूरत सा लिलीज का बुके लिए हल्के गुलाबी रंग के सूट में अंदर आई। वहां आते ही वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, क्या यार पतलू, कल सगाई है हमारी, आज तो काम छोड़ दे और चल मेरे साथ। मेरी तरफ से डेट पर ले जाने आई हूँ तुझे, और एक जरूरी बात भी करनी है मुझे। उसके ये बात सुनकर दर्श कुछ कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वंशिका फिर बोली, देख यार, बात जरूरी है, यहाँ नहीं हो पाएगी, इसलिए कह रही हूँ चल ना, और इसी बहाने लगे हाथ डेट भी हो जाएगी अपनी। वैसे भी जब से तू वापस आया है सिर्फ काम में लगा है, जिस कारण हमने भी टाइम स्पेंड नहीं किया है साथ में। और ये कहते हुए वो एक उदास सा चेहरा बनाकर दर्श को देखने लगी। उसे इस तरह देख दर्श ने अपने हाथ में थामी फाइल को बंद किया और अपनी जगह से उठते हुए वंशिका को घूर कर बोला, काम के बीच में उठाकर ले जा रही है, मेरे प्यार का ना बड़ा गलत फायदा उठा रही है। खैर चल, कहाँ जाना है बोल। और ये कहते हुए वो वंशिका का हाथ थामकर वहां से बाहर आया और लिफ्ट से नीचे पार्किंग की तरफ बढ़ गया। वहां आकर दोनों उसकी गाड़ी में बैठे और वंशिका बोली, चल अब फटाफट किसी अच्छे से कैफे में लेकर चल, बहुत भूख लगी है मुझे, खाते खाते बात करूंगी। जिसे सुनकर दर्श का मुंह बन गया और वो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, तुझे 24 में से 22 घंटे भूख ही लगती है, उसके अलावा आता क्या है? और ये सुनकर जब वंशिका उसे घूरने लगी तो उसने मुंह बंद कर गाड़ी चलाने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ ही वक्त में वो लोग वहां के एक अच्छे से रूफटॉप कैफे में पहुंच चुके थे, जहां दिन के इस पहर लोग बहुत कम थे। वहां पहुंचकर दर्श वंशिका को सीट पर बैठाते हुए बोला, पहले खाने का ऑर्डर दे, उसके बाद बता बात क्या है, जिसके लिए वहां से यहाँ तक लाई है मुझे। जिसे सुनकर वंशिका बात को बदलते हुए बोली, पहले तू भी खाना खा, उसके बाद इस बारे में डिस्कस करते हैं। और ये बता, रिंग कौन सी सिलेक्ट की है तूने मेरे लिए? अभी तक तूने मुझे दिखाई भी नहीं है, जब भी पूछती हूँ तो सरप्राइज बोलकर टाल देता है।
और ये कहते हुए वो दर्श को मुंह बनाकर देखने लगी। वंशिका यूं मुंह बनाते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी, जिसे देख दर्श उसके गाल खींचते हुए बोला, अरे मोटू मेरी जान, थोड़ा इंतजार करना, इतने दिन जब किया ही है तो। वैसे भी कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अब चल खाना ऑर्डर कर। जिसे सुनकर वंशिका ने अपने पसंद से दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया। उसके बाद दोनों ही जब तक खाना आया तब तक बातों में लग गए। फिर खाना आया और दोनों ने खाना खाया, जिसके बाद दर्श उसकी ओर मुखातिब होते हुए बोला, सारा खाना पीना हो गया हो तो अब बता बात क्या है। और ये कहते हुए वो वंशिका की तरफ जवाब की उम्मीद में देखने लगा। वहीं उसका सवाल सुन वंशिका पहले तो हड़बड़ा गई, पर फिर खुद को संभालते हुए उसे देख बड़ी ही उम्मीद से बोली, देख मैं जो कहने वाली हूँ, पहले प्लीज उसे पूरा सुनना, समझना, फिर ही कोई फैसला लेना, क्योंकि ये बात मैं सिर्फ तेरे या मेरे लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए कह रही हूँ। और ये कहते हुए उसने दर्श के हाथ पर हाथ रखा। फिर वो जो बोली, उसे सुनकर दर्श के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो काफिर हो गई। ऐसा क्या कह दिया वंशिका ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।